एक ऐसा सवाल जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। कल्पना कीजिए आपकी उम्र 43 साल है। सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, दिन के लगभग 10 घंटे काम करते हैं, शाम को घर लौटते हैं। थकान इतनी होती है कि परिवार के साथ बैठने का भी मन नहीं करता। फिर महीने की पहली तारीख आती है, सैलरी अकाउंट में पैसा आता है। कुछ ही दिनों में घर का खर्च, बच्चों की पढ़ाई, ईएमआई, बिजली, किराना, इंश्योरेंस और बाकी खर्च। पैसा धीरे धीरे गायब होने लगता है। फिर अगली सैलरी का इंतजार, और यह साइकिल हर महीने दोहराई जाती है। एक दिन अचानक आपके मन में सवाल आता है, मैं आखिर कब फाइनेंशियली फ्री होऊंगा? आप कहते हैं जब लोन खत्म हो जाएगा। फिर सोचते हैं जब इनकम बढ़ जाएगी, फिर जब बच्चे सेटल हो जाएंगे, फिर जब रिटायरमेंट आएगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, अगर फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए आपको 60 या 65 साल तक इंतजार करना पड़े, तो क्या वो वास्तव में फ्रीडम है? यही सवाल हमें एमजे देमार्को की चर्चित किताब दी मिलियनेयर फास्टलेन की तरफ ले जाता है। ये किताब आपको कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं देती। ये नहीं कहती कि बिना मेहनत के अमीर बन जाइए। इसके बजाय ये आपके सामने एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ रखती है। आपका पैसा कमाने का तरीका शायद आपकी जिंदगी को सीमित कर रहा है, और इस किताब की सबसे महत्वपूर्ण बात शायद यही है। अमीर बनने से पहले यह तय कीजिए कि आप किस रास्ते पर चल रहे हैं, क्योंकि अगर रास्ता गलत है तो तेज चलने से भी मंजिल जल्दी नहीं मिलेगी। कल्पना कीजिए कि एक विशाल हाईवे है। उस हाईवे पर 3 अलग अलग लेन्स हैं। पहली लेन साइड वॉक की है, दूसरी लेन स्लो लेन की है, और तीसरी लेन फास्ट लेन की है। तीनों लेन्स पर लोग पैसा कमा रहे हैं, तीनों पर लोग मेहनत कर रहे हैं, लेकिन तीनों की डेस्टिनेशन अलग है। आइए एक एक करके समझते हैं। साइडवॉक मेंटालिटी का मतलब है आज के लिए जीना और भविष्य को टालते रहना। मान लीजिए रोहित की सैलरी 80,000 रुपए है। सैलरी आते ही वो सोचता है, इस महीने नया फोन ले लेता हूं, फिर वीकेंड पर बाहर खाना खाएंगे, फिर नई बाइक लेनी है, फिर क्रेडिट कार्ड से खरीद लेते हैं, बाद में देखेंगे। कुछ साल बाद उसकी सैलरी 1.5 लाख रुपए हो जाती है, लेकिन उसका खर्च भी 1.5 लाख रुपए हो जाता है। इनकम बढ़ती है, लाइफस्टाइल बढ़ता है, लेकिन वेल्थ नहीं बढ़ती। इसे एक सरल नाम दिया जा सकता है, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। जब इनकम बढ़ती है तो बहुत से लोग इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ाते, वे खर्च बढ़ाते हैं। पहले 30,000 रुपए का फोन, फिर 60,000 रुपए का, फिर 1 लाख रुपए का। पहले छोटी कार, फिर बड़ी कार, फिर लग्जरी कार, और हर अपग्रेड के साथ एक नई ईएमआई। धीरे धीरे इंसान अपनी ही लाइफस्टाइल का एम्प्लॉय बन जाता है। उसे नौकरी इसलिए नहीं करनी पड़ती कि उसे काम पसंद है, उसे नौकरी इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि ईएमआई छोड़ नहीं सकती। यही साइडवॉक का ट्रैप है। बहुत लोग सोचते हैं, अगर मेरी इनकम ज्यादा हो जाए तो मेरी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। अगर किसी की इनकम 50,000 रुपए है और वो 45,000 रुपए खर्च करता है, तो उसके पास 5,000 रुपए बचते हैं। अगर इनकम 1 लाख रुपए हो गई और खर्च 95,000 रुपए हो गया, तो फिर भी केवल 5,000 रुपए बचेंगे। इसलिए पहला सवाल इनकम नहीं है, पहला सवाल है आप इनकम के साथ क्या करते हैं। वेल्थ केवल पैसा कमाने से नहीं बनती। वेल्थ तब बनती है जब आपकी इनकम का एक हिस्सा फ्यूचर एसेट्स में बदलता है। अब दूसरी लेन है स्लो लेन। यह रास्ता बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल दिखाई देता है। अच्छी नौकरी, रेगुलर सैलरी, सेविंग, इंश्योरेंस, रिटायरमेंट फंड, म्यूचुअल फंड्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और डेकेड्स तक कंपाउंड इंटरेस्ट का इंतजार। इसमें कोई गलत बात नहीं है। वास्तव में डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग वेल्थ क्रिएशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है। लेकिन देमार्को का सवाल अलग है। अगर आपके पास वेल्थ बनाने के लिए केवल इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स और सैलरी ग्रोथ है, तो आपकी स्पीड कितनी होगी? मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है। वो लगातार निवेश करता है, लेकिन उसकी इनकम की सीमा है।
वो अपने जीवन के अधिकतर घंटे बेचकर इनकम कमाता है। दिन में 24 घंटे हैं। आप 24 घंटे को 30 घंटे नहीं कर सकते। यही टाइम फॉर मनी मॉडल की सीमा है। आपकी मेहनत वैल्यूबल है, लेकिन आपका समय सीमित है। सबसे महंगा एसेट आपका समय है। अब एक क्षण रुकिए। अपने जीवन के पिछले 10 सालों के बारे में सोचिए। आपने कितने घंटे काम किया, कितने घंटे कम्यूट किया, कितने घंटे मीटिंग्स में बिताए, कितने वीकेंड्स काम में गए, कितने फैमिली इवेंट्स मिस किए, और बदले में आपको क्या मिला? सैलरी, एक्सपीरियंस, कुछ सेविंग्स, कुछ एसेट्स। लेकिन एक चीज वापस नहीं मिली, समय। आप खोया हुआ पैसा दोबारा कमा सकते हैं, लेकिन खोया हुआ समय वापस नहीं खरीद सकते। इसलिए फास्ट लेन का एक बड़ा विचार है। मनी का उद्देश्य टाइम खरीदना होना चाहिए। अब तीसरी लेन, फास्ट लेन। नाम सुनकर लगता है शायद ये कोई शॉर्टकट है, लेकिन ऐसा नहीं है। फास्ट लेन का मतलब कम मेहनत करके अमीर बनना नहीं है, बल्कि ऐसी मेहनत करना है जो स्केलेबल वेल्थ पैदा कर सके। उदाहरण समझिए। एक व्यक्ति रोज 8 घंटे काम करके 3,000 रुपए कमाता है। अगर वो काम बंद करता है तो इनकम बंद हो जाएगी। दूसरा व्यक्ति सॉफ्टवेयर बनाता है। उस सॉफ्टवेयर को एक कस्टमर खरीदता है, फिर दूसरा कस्टमर, फिर 1000 कस्टमर, फिर 10,000 कस्टमर। सॉफ्टवेयर बनाने में शुरुआत में बहुत मेहनत लगी, लेकिन बाद में एक ही सॉल्यूशन बहुत सारे लोगों को दिया जा सकता है। यही आता है स्केल, जॉब वर्सेस बिजनेस। मान लीजिए आप एक बहुत अच्छे ग्राफिक डिजाइनर हैं। आप क्लाइंट के लिए डिजाइन बनाते हैं। एक डिजाइन के 5,000 रुपए मिलते हैं। अगर आपको महीने में 20 प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, आप 1,00,000 रुपए कमाते हैं। लेकिन क्या आप 200 प्रोजेक्ट्स खुद कर सकते हैं? शायद नहीं, क्योंकि आपका समय सीमित है। अब दूसरी तरफ सोचिए। आप एक ऐसा डिजाइन टेम्पलेट सिस्टम बनाते हैं जिसे हजारों लोग खरीद सकते हैं। अब आप केवल अपने घंटे नहीं बेच रहे, आपने अपनी स्किल को प्रोडक्ट में बदल दिया। यही एंटरप्रेन्योरियल थिंकिंग है। हमें से ज्यादातर लोग कंज्यूमर बनने के लिए ट्रेंड है। सुबह फोन देखते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, फूड ऑर्डर करते हैं, एंटरटेनमेंट कंज्यूम करते हैं। लेकिन वेल्थ क्रिएशन के लिए एक सवाल पूछना जरूरी है, मैं क्या बना रहा हूं? अगर दुनिया में सभी लोग केवल कंज्यूमर हो तो वैल्यू क्रिएट कौन करेगा? बिजनेस ओनर, एंटरप्रेन्योर, क्रिएटर, मैन्युफैक्चरर, डेवलपर, टीचर, इन्वेस्टर, प्रोड्यूसर। इसलिए फास्ट लेन माइंडसेट में एक बड़ा बदलाव है, कंज्यूमर से प्रोड्यूसर बनना। बिजनेस का मतलब सिर्फ दुकान खोलना नहीं है। बिजनेस का मतलब है किसी समस्या को प्रॉफिटेबली सॉल्व करना। यह बहुत पावरफुल डेफिनेशन है। लोगों को समस्या है, घर का खाना नहीं मिलता। आप टिफिन सर्विस शुरू कर सकते हैं। लोगों को अकाउंटिंग समझ नहीं आती, आप अकाउंटिंग सर्विस दे सकते हैं। लोगों को बच्चों की एजुकेशन में परेशानी है, आप लर्निंग प्लेटफॉर्म बना सकते हैं। छोटे दुकानदारों को डिजिटल मार्केटिंग नहीं आती, आप सर्विस दे सकते हैं। लोगों को समय बचाना है, आप कन्वीनियंस बेस्ड बिजनेस बना सकते हैं। इसलिए अगली बार जब कोई कहे मेरे पास बिजनेस आइडिया नहीं है, तो उसे कहिए आइडिया मत खोजो, प्रॉब्लम खोजो। फास्ट लेन फ्रेमवर्क में एक महत्वपूर्ण प्रिंसिपल है नीड, यानी क्या मार्केट में वास्तविक जरूरत है। कल्पना कीजिए आपने एक प्रोडक्ट बनाया, आपको वो बहुत पसंद है, आपको लगता है ये शानदार है, लेकिन मार्केट उसे खरीदना नहीं चाहता। तो आपका प्रोडक्ट कितना भी अच्छा क्यों न हो, बिजनेस नहीं बनेगा। बिजनेस का असली जज है कस्टमर। इसलिए बिजनेस शुरू करने से पहले पूछिए लोग किस प्रॉब्लम से परेशान हैं, वे अभी उसका सल्यूशन कैसे खोज रहे हैं, उस सल्यूशन में क्या कमी है, क्या वे बेहतर सल्यूशन के लिए पैसा देंगे। अगर जवाब हाँ है तो अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण प्रिंसिपल, आपकी वेल्थ आपके द्वारा क्रिएट की गई वैल्यू से जुड़ी हो सकती है। एक व्यक्ति एक कस्टमर की समस्या हल करता है, दूसरा 100 कस्टमर्स की, तीसरा 10,000 कस्टमर्स की, चौथा लाखों कस्टमर्स की। स्केल बढ़ने के साथ इंपैक्ट बढ़ सकता है।
उदाहरण के लिए, एक शिक्षक क्लासरूम में 30 स्टूडेंट्स को पढ़ाता है, लेकिन वही टीचर ऑनलाइन कोर्स बनाता है। अब वही नॉलेज हजारों लोगों तक पहुंच सकती है। टीचर ने केवल टीचिंग नहीं की, उसने नॉलेज को स्केलेबल एसेट में बदला। अब इस कॉन्सेप्ट को और सरल बनाते हैं। मान लीजिए आप एक ऐसी समस्या हल करते हैं जिससे कस्टमर को 10,000 रुपए की वैल्यू मिलती है। आपका सोल्यूशन 10 लोगों तक पहुंचता है। टोटल वैल्यू हो जाती है 1,00,000 रुपए। अब वही सोल्यूशन 1,000 लोगों तक पहुंचता है। टोटल पोटेंशियल इंपैक्ट 1 करोड़ रुपए की वैल्यू बन जाएगी। यही स्केल का पावर है। इसलिए एंटरप्रेन्योर केवल ये नहीं सोचता मैं कितना कमा सकता हूं, वो सोचता है कि मैं कितने लोगों की समस्या हल कर सकता हूं। अब हम फास्ट लेन बिजनेस के सबसे प्रसिद्ध फ्रेमवर्क्स में से एक पर आते हैं। सेंस, 5 प्रिंसिपल्स। सी यानी कंट्रोल, ई यानी एंट्री, एन यानी नीड, टी यानी टाइम, एस यानी स्केल। अगर आप बिजनेस आइडिया सोच रहे हैं तो इन 5 सवालों से उसे इवैल्यूएट कर सकते हैं। पहला सवाल, क्या मेरे पास कंट्रोल है? मान लीजिए आपका पूरा बिजनेस किसी एक कंपनी के प्लेटफॉर्म पर निर्भर है। कल प्लेटफॉर्म ने नियम बदल दिए तो आपका बिजनेस प्रभावित हो सकता है। इसलिए जितना संभव हो अपना ब्रांड बनाइए, अपना कस्टमर रिलेशनशिप बनाइए, अपना डेटा व्यवस्थित रखिए, अपनी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स बनाइए, अपना प्रोडक्ट विकसित कीजिए, क्योंकि ओनरशिप और कंट्रोल बिजनेस को मजबूत बनाते हैं। दूसरा सवाल, इस बिजनेस में प्रवेश करना कितना आसान है? अगर आप कहते हैं मैं भी वही कर सकता हूं, और कोई व्यक्ति सिर्फ 10,000 रुपए खर्च करके कल से वही बिजनेस शुरू कर सकता है, तो कंपटीशन बहुत जल्दी बढ़ सकता है। इसलिए कंपिटिटिव एडवांटेज बनाइए। स्किल, एक्सपीरियंस, ब्रांड, कस्टमर ट्रस्ट, टेक्नोलॉजी, डिस्ट्रीब्यूशन, कम्युनिटी, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, ये सब आपको अलग बना सकते हैं। तीसरा सवाल, क्या ये बिजनेस वास्तविक जरूरत पूरी करता है? यहां ईगो को बाहर रखना पड़ता है। आपको अपने प्रोडक्ट से प्यार हो सकता है, लेकिन कस्टमर को नहीं। इसलिए कस्टमर की सुनिए, फीडबैक लीजिए, मार्केट टेस्ट कीजिए, छोटे स्तर पर लॉन्च कीजिए, फिर इंप्रूव कीजिए। एक एंटरप्रेन्योर को यह स्वीकार करने की क्षमता चाहिए कि मेरा पहला आइडिया गलत हो सकता है। चौथा सवाल, क्या बिजनेस आपके समय को कंज्यूम करता रहेगा? अगर हर सेल के लिए आपको पर्सनली मौजूद रहना जरूरी है तो स्केल मुश्किल हो सकता है। एक बार्बर एक दिन में सीमित कस्टमर्स के बाल काट सकता है, लेकिन अगर वही व्यक्ति ट्रेनिंग एकेडमी खोलता है, प्रोडक्ट्स बनाता है, ऑनलाइन कोर्स बनाता है, तो उसकी एक्सपर्टीज का रीच बढ़ सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि सर्विस बिजनेस खराब है, मतलब केवल इतना है, आप अपनी एक्सपर्टीज को सिस्टम में कैसे बदल सकते हैं। पांचवा सवाल, क्या यह बिजनेस बड़ा हो सकता है? क्या आपका मार्केट सिर्फ एक सड़क है, एक शहर है, एक राज्य है, पूरा भारत है या दुनिया है? हर बिजनेस का स्केल अलग होता है। एक लोकल दुकान का स्केल सीमित हो सकता है, लेकिन वही बिजनेस ब्रांड बनाकर कई लोकेशंस तक जा सकता है। एक डिजिटल प्रोडक्ट ग्लोबल हो सकता है, एक सॉफ्टवेयर लाखों यूजर्स तक पहुंच सकता है। स्केल हमेशा टेक्नोलॉजी से नहीं आता, कभी कभी स्केल सिस्टम से, फ्रैंचाइज से, डिस्ट्रीब्यूशन से, एम्प्लॉयज से, पार्टनरशिप से, ऑटोमेशन से स्केल आता है। मान लीजिए एक आदमी है, अमित। अमित एक दुकान में काम करता है। वो रोज दुकान पर जाता है, दुकान खुलती है, वो काम करता है, दुकान बंद होती है, वो घर जाता है। अगर अमित काम पर नहीं जाए तो उसकी इनकम रुक जाती है। अब अमित एक बिजनेस सिस्टम बनाता है, वो एम्प्लॉयज रखता है, इन्वेंट्री सिस्टम बनाता है, बिलिंग सिस्टम बनाता है, सप्लायर नेटवर्क बनाता है, मार्केटिंग सिस्टम बनाता है, कस्टमर डेटाबेस बनाता है। अब बिजनेस केवल अमित के व्यक्तिगत श्रम पर निर्भर नहीं है। उसने एक मनी ट्री बनाना शुरू किया। शुरुआत में उसने ट्री लगाया, पानी दिया, देखभाल की, बहुत मेहनत की, लेकिन लक्ष्य था ऐसा पेड़ बनाना जो समय के साथ फल देता रहे।
यही स्केलेबल एसेट का कॉन्सेप्ट है। बहुत लोग इनकम आते ही लाइफस्टाइल अपग्रेड करते हैं। फास्ट लेन माइंडसेट पूछता है, क्या इनकम का एक हिस्सा ऐसा एसेट बनाने में लगाया जा सकता है जो फ्यूचर इनकम पैदा करे? उदाहरण, बिजनेस, डिजिटल प्रोडक्ट, सॉफ्टवेयर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ब्रांड, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, एजुकेशनल प्लेटफॉर्म या कोई अन्य प्रोडक्टिव एसेट। ध्यान रखिए, एसेट वह चीज है जो फ्यूचर में वैल्यू पैदा कर सकती है। सिर्फ एक्सपेंसिव चीज खरीद लेना एसेट नहीं बन जाता। बिजनेस में एक खतरनाक गलती है कस्टमर को केवल वॉलेट समझना। अगर आपका पूरा ध्यान है इससे कितना पैसा निकाल सकता हूं, तो कस्टमर जल्दी महसूस कर सकता है कि उसे सिर्फ बेचा जा रहा है। लेकिन अगर आपका सवाल है, मैं इसकी प्रॉब्लम बेहतर कैसे सॉल्व कर सकता हूं, तो रिलेशनशिप बदल जाता है। कस्टमर ट्रस्ट करता है, फिर रिपीट बिजनेस आता है, रेफरल आता है, ब्रांड बनता है, और यही लॉन्ग टर्म वेल्थ का फाउंडेशन बन सकता है। ब्रांड सिर्फ लोगो नहीं है, ब्रांड कस्टमर के मन में आपकी रेप्यूटेशन है। जब कस्टमर आपका नाम सुनता है, उसके मन में कौन सा विचार आता है? चीप ब्रांड है, प्रीमियम ब्रांड है, रिलायबल ब्रांड है, फास्ट ब्रांड है, ऑनेस्ट ब्रांड है, इनोवेटिव ब्रांड है, क्वालिटी ब्रांड है। यही ब्रांड है, और ब्रांड बनाने में समय लगता है। लेकिन एक मजबूत ब्रांड आपके बिजनेस को कमोडिटी बनने से बचा सकता है। कई लोग कहते हैं, इस मार्केट में बहुत कंपटीशन है, लेकिन कंपटीशन हमेशा बुरी चीज नहीं है। अगर कंपटीशन है तो इसका मतलब यह भी हो सकता है कि मार्केट में डिमांड मौजूद है। सवाल यह है, आप अलग क्या करेंगे? कस्टमर को आप बेटर क्वालिटी देंगे, या बेटर स्पीड देंगे, बेटर सर्विस देंगे, या बेटर एक्सपीरियंस देंगे, बेटर प्राइस देंगे? कस्टमर को आप बेटर कन्वीनियंस देंगे, बेटर टेक्नोलॉजी देंगे, या बेटर ट्रस्ट देंगे? कस्टमर के लिए स्पष्ट रीजन होना चाहिए कि मैं आपको क्यों चुनूं। एक आदमी कहता है, मेरे पास बहुत बड़ा बिजनेस आइडिया है। दूसरा कहता है, मैंने छोटा प्रोडक्ट लॉन्च किया है। पहला केवल सोच रहा है, दूसरा मार्केट से सीख रहा है। एंटरप्रेन्योरशिप में एग्जीक्यूशन बहुत महत्वपूर्ण है। आइडिया को टेस्ट कीजिए, गलती कीजिए, फीडबैक लीजिए, इंप्रूव कीजिए, फिर टेस्ट कीजिए। बिजनेस अक्सर एक परफेक्ट आइडिया से नहीं बल्कि हजारों छोटे इंप्रूवमेंट से बनता है। मान लीजिए आपने बिजनेस शुरू किया, पहले 3 महीने सेल्स कम हुई। आपके सामने 2 रास्ते हैं। पहला, बिजनेस फेल हो गया। दूसरा, मार्केट ने मुझे फीडबैक दिया। दूसरी सोच एंटरप्रेन्योर की है। फेलियर को डेटा समझिए। अगर कस्टमर नहीं खरीद रहा तो पूछिए, क्यों कस्टमर नहीं खरीद रहा है? प्राइस की वजह से नहीं खरीद रहा है, या प्रोडक्ट की वजह से नहीं खरीद रहा है, या ट्रस्ट नहीं है, या मार्केटिंग ठीक नहीं है, या कस्टमर को प्रोडक्ट की नीड नहीं है, या डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम है, या टाइमिंग ठीक नहीं है? जब आप फेलियर को इंफॉर्मेशन की तरह देखते हैं तो हर असफलता आपको बेहतर एंटरप्रेन्योर बना सकती है। अगर आज आपके पास पैसा नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास वेल्थ बनाने की क्षमता नहीं है। आपके पास सेल्स, कम्युनिकेशन, मार्केटिंग, प्रोग्रामिंग, नेगोशिएशन, लीडरशिप, फाइनेंस, ऑपरेशंस, टेक्नोलॉजी, स्किल्स हो सकती है। इन स्किल्स का कॉम्बिनेशन आपकी मार्केट वैल्यू बढ़ा सकता है। इसलिए केवल पैसे को इन्वेस्ट मत कीजिए, अपने स्किल सेट को भी इन्वेस्ट कीजिए। बहुत लोग सेल्स को गलत समझते हैं। उन्हें लगता है सेल्स मतलब किसी को मैनिपुलेट करना, लेकिन एथिकल सेल्स का मतलब है किसी व्यक्ति को ऐसे सॉल्यूशन के बारे में समझाना जो वास्तव में उसकी समस्या हल कर सकता है। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है लेकिन किसी को उसके बारे में पता ही नहीं, तो आपका प्रोडक्ट किसी की मदद नहीं करेगा। इसलिए एंटरप्रेन्योर को सेल्स सीखनी चाहिए, क्योंकि वैल्यू क्रिएट करना और वैल्यू कम्युनिकेट करना दोनों जरूरी है। मार्केटिंग सिर्फ एडवर्टाइजमेंट नहीं है। मार्केटिंग का मतलब है सही व्यक्ति तक सही मैसेज पहुंचाना। मान लीजिए आपने एक शानदार प्रोडक्ट बनाया, लेकिन आपने उसे गलत ऑडियंस को दिखाया, तो सेल्स नहीं आएगी।
आपको समझना होगा आपका कस्टमर कौन है, उसकी समस्या क्या है, वो कहाँ मौजूद है, वो किस भाषा में सोचता है, उसे किस चीज पर भरोसा है और आपका प्रोडक्ट उसकी जिंदगी को कैसे बेहतर बनाता है। यही इफेक्टिव मार्केटिंग की शुरुआत है। अब एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट देखते हैं, लेवरेज। लेवरेज का मतलब है कम पर्सनल एफर्ट से ज्यादा आउटपुट प्राप्त करने की क्षमता। टेक्नोलॉजी लेवरेज देती है, मीडिया लेवरेज देता है, पीपल लेवरेज देते हैं, कैपिटल लेवरेज दे सकता है, इंटरनेट लेवरेज देता है। आप एक यूट्यूब वीडियो बनाते हैं, आपने उसे बनाने में कुछ घंटे लगाए, लेकिन वो वीडियो महीनों या वर्षों तक हजारों लोगों तक पहुंच सकता है। आपने अपने समय को मीडिया के माध्यम से लेवरेज किया। इसीलिए डिजिटल वर्ल्ड में छोटे क्रिएटर्स भी बड़े ऑडियंसेस तक पहुंच सकते हैं। आज दुनिया में एक छोटी सी टीम ग्लोबल मार्केट तक पहुंच सकती है। एक व्यक्ति लैपटॉप से बिजनेस शुरू कर सकता है, एक टीचर हजारों स्टूडेंट्स तक पहुंच सकता है, एक क्रिएटर लाखों लोगों तक कंटेंट पहुंचा सकता है, एक सॉफ्टवेयर डेवलपर ग्लोबल कस्टमर्स पा सकता है, एक इंडियन एंटरप्रेन्योर इंटरनेशनल मार्केट को सर्विस दे सकता है। इसलिए टेक्नोलॉजी ने स्केल की बैरियर कम की है, लेकिन अपॉर्चुनिटी के साथ कंपटीशन भी आया है। इसलिए केवल इंटरनेट होना पर्याप्त नहीं, आपको वैल्यू प्लस स्किल प्लस डिस्ट्रीब्यूशन प्लस ट्रस्ट चाहिए। इंटरनेट पर अक्सर एक फ्रेज सुनाई देता है, पैसिव इनकम, लेकिन शुरुआत में लगभग हर वैल्यूएबल एसेट को एक्टिव एफर्ट चाहिए। बुक लिखनी है, बिजनेस बनाना है, सॉफ्टवेयर बनाना है, ऑडियंस बनानी है, ब्रांड बनाना है, इन सभी के लिए मेहनत चाहिए। बाद में सिस्टम अधिक एफिशिएंट हो सकता है, लेकिन शुरुआत में प्लांटिंग फेज होता है। पहले पेड़ लगाइए, फिर उसे बड़ा कीजिए, फिर फल की उम्मीद कीजिए। क्विक मनी वर्सेस फास्ट लेन, ये फर्क बहुत महत्वपूर्ण है। क्विक मनी का मतलब आज पैसा चाहिए, फास्ट लेन का मतलब आज ऐसी वैल्यू क्रिएट करनी है जो फ्यूचर में बड़ा वेल्थ सिस्टम बना सके। क्विक मनी के पीछे भागने वाला व्यक्ति अक्सर शॉर्टकट्स खोजता है, फास्ट लेन एंटरप्रेन्योर सिस्टम खोजता है। क्विक मनी कहता है मुझे कितना मिलेगा, फास्ट लेन पूछता है मैं कितना क्रिएट कर सकता हूं। क्या फास्ट लेन में रिस्क नहीं है? बिल्कुल है, लेकिन नौकरी में भी रिस्क है। इंडस्ट्री बदल सकती है, कंपनी बंद हो सकती है, टेक्नोलॉजी आपकी स्किल को ऑब्सोलीट कर सकती है, पोजीशन समाप्त हो सकती है। इसलिए सवाल यह नहीं है रिस्क कैसे खत्म करूं, सवाल है रिस्क को समझकर कैसे मैनेज करूं। एक इनकम सोर्स पर पूरी जिंदगी निर्भर रहने के बजाय स्किल्स और एसेट्स का इकोसिस्टम बनाना अधिक रिसिलिएंट हो सकता है। डेट दो तरह से अलग तरीके से देखा जा सकता है। एक डेट आपकी कंजम्पशन बढ़ाता है, दूसरा डेट किसी प्रोडक्टिव एसेट या बिजनेस एक्टिविटी को फाइनेंस करने में इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन हर डेट ऑटोमेटिकली अच्छा नहीं होता। डेट के साथ इंटरेस्ट, कैश फ्लो, रिस्क, रीपेमेंट कैपेसिटी सब समझना जरूरी है। इसलिए डेट लेने से पहले पूछिए, ये डेट मुझे वेल्थ बनाने में मदद कर रहा है या सिर्फ लाइफस्टाइल बढ़ाने में? लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, मान लीजिए आपकी सैलरी 50,000 रुपए से 1,00,000 रुपए हो गई। पहले आप 10,000 रुपए बचाते थे, अब आइडियली 30,000 रुपए से 40,000 रुपए बचा सकते हैं। लेकिन अगर आपने लाइफस्टाइल इतना बढ़ा दिया कि नया खर्च 50,000 रुपए बढ़ गया, तो आपकी इनकम दोगुनी हुई, लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं। इसलिए इनकम बढ़ने पर सबसे पहले सेविंग्स रेट और प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट बढ़ाइए। हर इंक्रीज को लाइफस्टाइल अपग्रेड में मत बदलिए। बिजनेस की शुरुआत कहां से करें? अगर आप आज से फास्ट लेन माइंडसेट अपनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले कोई करोड़ों का बिजनेस आइडिया खोजने की जरूरत नहीं। अपने आसपास देखिए, आपके वर्कप्लेस में कौन सी समस्या है, आपके शहर में कौन सी सर्विस खराब है, लोग ऑनलाइन क्या खोज रहे हैं, लोग किस काम के लिए दूसरों को पैसे देते हैं, किस चीज में समय बर्बाद होता है, किस चीज को आसान बनाया जा सकता है। यहीं से बिजनेस आइडियाज निकलते हैं। मान लीजिए पुणे में 100 वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, उन्हें हेल्दी घर का खाना चाहिए, लेकिन रोज खाना बनाना मुश्किल है। एक एंटरप्रेन्योर इस प्रॉब्लम को देखता है,
वो टिफिन सर्विस शुरू करता है। पहले 10 कस्टमर्स, फिर 30, फिर 100, फिर वो मेन्यू स्टैंडर्डाइज करता है, किचन प्रोसेस बनाता है, डिलीवरी राउट्स ऑप्टिमाइज करता है, सब्सक्रिप्शन मॉडल बनाता है, कस्टमर सपोर्ट सिस्टम बनाता है, फिर दूसरे एरियाज में एक्सपैंड करता है। ये सिर्फ खाना बेचने का बिजनेस नहीं रहा, अब ये सिस्टम बन चुका है। यही फास्ट लेन थिंकिंग का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। जब बिजनेस पूरी तरह ओनर पर निर्भर होता है तो ओनर बिजनेस का सबसे बड़ा एम्प्लॉय बन जाता है। अगर ओनर बीमार पड़ा, बिजनेस रुक गया। अगर ओनर छुट्टी पर गया तो बिजनेस धीमा। अगर ओनर हर डिसीजन खुद लेता है, स्केल मुश्किल। इसलिए प्रोसेसेस लिखिए, ट्रेनिंग बनाइए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन कीजिए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कीजिए, डेलीगेशन कीजिए और धीरे धीरे बिजनेस को ऑनर इंडिपेंडेंट बनाइए। मान लीजिए आपकी मंथली इनकम 5 लाख रुपए है, लेकिन आपको हर दिन 14 घंटे काम करना पड़ता है। क्या आप फ्री है? अब मान लीजिए आपकी इनकम 3 लाख रुपए है, लेकिन आपका बिजनेस सिस्टम्स के कारण आपको दिन में 4-5 घंटे देता है। आप फैमिली के साथ समय बिताते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, अपनी पसंद की चीजें सीख सकते हैं। कौन अधिक वेल्दी है? इसका जवाब हर व्यक्ति के लिए अलग होगा। लेकिन फास्ट लेन माइंडसेट हमें याद दिलाता है, इनकम अलोन इज नॉट फ्रीडम। धन का एक बेहतर डेफिनेशन बनाइए। वेल्थ केवल बैंक अकाउंट नहीं है। वेल्थ में शामिल हो सकते हैं फाइनेंशियल रिसोर्सेज, टाइम फ्रीडम, हेल्थ, रिलेशनशिप्स, मीनिंगफुल वर्क, पर्सनल कंट्रोल। अगर पैसा बढ़ रहा है लेकिन बाकी सब नष्ट हो रहा है तो शायद आपने वेल्थ का गलत डेफिनेशन चुन लिया है। कई लोग सोचते हैं अब मेरी उम्र हो गई है, बिजनेस तो युवा लोग करते हैं, लेकिन उम्र के साथ कुछ चीजें बढ़ती हैं। एक्सपीरियंस, नेटवर्क, मार्केट अंडरस्टैंडिंग, कस्टमर अंडरस्टैंडिंग, फेलियर से सीख, इंडस्ट्री नॉलेज, ये सब एसेट्स है। अगर आपकी उम्र 40 या 50 है तो आपके पास एक ऐसी चीज हो सकती है जो 20 साल के व्यक्ति के पास नहीं, दशकों का अनुभव। उसे सिस्टम में बदलिए। आपका जॉब आपका दुश्मन नहीं है, यह भी समझना जरूरी है। फास्ट लेन माइंडसेट का मतलब यह नहीं कि हर व्यक्ति नौकरी छोड़ दे। नौकरी आपके लिए इनकम सोर्स हो सकती है, स्किल बिल्डिंग प्लेटफॉर्म हो सकती है, बिजनेस कैपिटल जुटाने का माध्यम हो सकती है, नेटवर्क बनाने का अवसर हो सकती है, मार्केट सीखने का रास्ता हो सकती है। गलती तब होती है जब व्यक्ति नौकरी को परमानेंट फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी मान लेता है, लेकिन साथ में कोई स्केलेबल एसेट नहीं बनाता। नौकरी को लॉन्च पद की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। मान लीजिए आप नौकरी करते हैं, शाम को आप एक छोटा ऑनलाइन बिजनेस शुरू करते हैं। पहले महीने 5,000 रुपए, दूसरे महीने 10,000 रुपए, छठे महीने 30,000 रुपए, एक साल बाद 80,000 रुपए। अब आपके पास चॉइस है, आप जॉब तुरंत छोड़े, जरूरी नहीं। पहले सिस्टम मजबूत कीजिए, रेवेन्यू प्रेडिक्टेबल बनाइए, कस्टमर्स बढ़ाइए, प्रोसेसेस बनाइए, इमरजेंसी फंड रखिए, रिस्क समझिए, फिर निर्णय लीजिए। फास्ट लेन का मतलब रेकलेस होना नहीं है, स्ट्रैटेजिक होना है। हर व्यक्ति का फॉर्मूला अलग होगा, लेकिन एक सामान्य फ्रेमवर्क बनाया जा सकता है। इनकम बढ़ाओ, एक्सपेंसेस नियंत्रित करो, बैड डेट कम करो, स्किल्स बढ़ाओ, एसेट्स बनाओ, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज खोजो, सिस्टम्स बनाओ, स्केल करो, प्रॉफिट्स को प्रोडक्टिव एसेट्स में लगाओ और सबसे महत्वपूर्ण, टाइम फ्रीडम को लक्ष्य बनाओ। कल्पना कीजिए आज से 10 साल बाद 2 वर्जन्स है। वर्जन A, आप वही जॉब करते रहें, इनकम बढ़ी, लाइफस्टाइल बढ़ा, EMI बढ़ी, लेकिन वेल्थ सीमित रही। वर्जन B, आपने नौकरी के साथ स्किल्स डेवलप की, एक साइड बिजनेस शुरू किया, एक स्केलेबल प्रोडक्ट बनाया, कस्टमर बेस बनाया, सिस्टम्स बनाए, प्रॉफिट्स री इन्वेस्ट किए, धीरे धीरे बिजनेस बढ़ा। अब आपके पास मल्टीपल एसेट्स है। कौन सा भविष्य आपको ज्यादा पसंद है? फैसला आज होता है, परिणाम 10 साल बाद दिखाई देता है।
कंपाउंडिंग सिर्फ मनी में नहीं होती है। कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में हम सब जानते हैं, लेकिन लाइफ में दूसरी चीजें भी कंपाउंड होती है। स्किल्स कंपाउंड होती है, नेटवर्क कंपाउंड होता है, ब्रांड कंपाउंड होता है, ट्रस्ट कंपाउंड होता है, कस्टमर रिलेशनशिप्स कंपाउंड होती है, एक्सपीरियंस कंपाउंड होता है। एक व्यक्ति जो रोज थोड़ा सीखता है, कुछ साल बाद उसके पास एनॉर्मस नॉलेज बेस हो सकता है। इसी तरह एक बिजनेस जो हर महीने थोड़ा इंप्रूव होता है, कुछ साल बाद कंपटीशन से बहुत आगे जा सकता है। 1% इंप्रूवमेंट, आज प्रोडक्ट थोड़ा बेहतर, कल कस्टमर सर्विस बेहतर, फिर पैकेजिंग बेहतर, फिर मार्केटिंग बेहतर, फिर डिलीवरी बेहतर, फिर प्राइसिंग बेहतर, फिर टेक्नोलॉजी बेहतर। छोटे इंप्रूवमेंट्स मिलकर बड़ा एडवांटेज बना सकते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप अक्सर एक बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं, बल्कि छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स का खेल है। अब इस ऑडियो बुक को सुनते हुए अपने जीवन पर नजर डालिए। आपकी सबसे बड़ी फाइनेंशियल समस्या क्या है? कम इनकम, ज्यादा एक्सपेंसेस, लोन, स्किल्स की कमी, बिजनेस की कमी, इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन, टाइम मैनेजमेंट। अगर आप समस्या आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो सॉल्यूशन भी अस्पष्ट रहेगा। इसलिए एक पेपर लीजिए, लिखिए मेरी वर्तमान फाइनेंशियल स्थिति, फिर लिखिए मेरी सबसे बड़ी बाधा, फिर अगले 12 महीनों में मैं क्या बदल सकता हूं। यहीं से ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। अब एक प्रैक्टिकल रोड मैप। स्टेप 1, फाइनेंशियल रियलिटी लिखिए। मंथली इनकम, मंथली एक्सपेंसेस, डेट, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स, नेटवर्थ, सब लिखिए। रियलिटी से भागिए मत, नंबर्स को देखिए। स्टेप 2, एक वैल्यूएबल स्किल चुनिए। ऐसी स्किल चुनिए जो मार्केट में बिकती हो। सेल्स, मार्केटिंग, एआई, टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, कंटेंट क्रिएशन, डिजाइन, कम्युनिकेशन, ऑपरेशंस। अपने बैकग्राउंड के अनुसार चुनिए। स्टेप 3, प्रॉब्लम खोजिए। कम से कम 20 लोगों से बात कीजिए। पूछिए आपको इस काम में सबसे ज्यादा परेशानी किस चीज से होती है। उनकी प्रॉब्लम्स लिखिए। स्टेप 4, छोटा सॉल्यूशन बनाइए। परफेक्ट प्रोडक्ट का इंतजार मत कीजिए, मिनिमम वायबल सॉल्यूशन बनाइए। फिर मार्केट में टेस्ट कीजिए। स्टेप 5, फर्स्ट कस्टमर। पहला कस्टमर आपकी पहली परीक्षा है। अगर कोई व्यक्ति अपने पैसे से आपका सॉल्यूशन खरीदता है तो आपने एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन पार किया। स्टेप 6, रिपीटेबिलिटी। क्या दूसरा कस्टमर भी खरीदता है, तीसरा भी खरीदता है, 10वां भी खरीदता है? अगर हां, तो सिस्टम बनना शुरू हो सकता है। स्टेप 7, ऑटोमेशन। जहां संभव हो टेक्नोलॉजी, टेम्पलेट्स, सॉफ्टवेयर, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, ऑटोमेशन का उपयोग कीजिए। स्टेप 8, डेलीगेशन। हर काम खुद मत कीजिए, धीरे धीरे दूसरों को ट्रेन कीजिए। स्टेप 9, स्केल। अब सोचिए, एक शहर से दूसरे शहर, एक प्रोडक्ट से मल्टीपल प्रोडक्ट्स, एक कस्टमर सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट, एक कंट्री से ग्लोबल मार्केट। स्टेप 10, री इन्वेस्ट। बिजनेस से मिलने वाले प्रॉफिट्स का एक हिस्सा फिर बिजनेस और प्रोडक्टिव एसेट्स में लगाइए। यही ग्रोथ का इंजन बन सकता है। अंततः फास्ट लेन केवल बिजनेस स्ट्रैटेजी नहीं है, ये माइंडसेट है। आप खुद से पूछना शुरू करते हैं, मैं क्या खरीद सकता हूं की जगह मैं क्या बना सकता हूं। मुझे सैलरी कब मिलेगी की जगह मैं वैल्यू कैसे क्रिएट करूं। मेरा कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है की जगह मैं कस्टमर की समस्या बेहतर कैसे हल करूं। मैं ज्यादा घंटे कैसे काम करूं की जगह मैं सिस्टम कैसे बनाऊं। यही मेंटल शिफ्ट असली बदलाव है। आपकी लेन कौन सी है? अब आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए कि आप एक हाईवे पर खड़े हैं। आपके सामने 3 रास्ते हैं। पहला, साइडवॉक, आज की खुशी, कल की चिंता। दूसरा, स्लो लेन, धीरे धीरे वेल्थ बिल्ड करना, लंबे समय तक डिसिप्लिन रखना। और तीसरा, फास्ट लेन, हाई वैल्यू क्रिएट करना, बिजनेस बनाना, सिस्टम्स बनाना,
लेवरेज इस्तेमाल करना, स्केल करना और अपने समय पर नियंत्रण पाने की कोशिश करना। इनमें से कोई रास्ता जादुई नहीं है। हर रास्ते की अपनी कीमत है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है, आपको पता होना चाहिए कि आप किस रास्ते पर हैं। क्योंकि अगर आपको अपनी डेस्टिनेशन पता ही नहीं, तो हाईवे पर तेज चलना भी बेकार है। दोस्तों, अगर इस पूरी किताब की सीख को कुछ सवालों में बदलना हो, तो वे सवाल होंगे, क्या मैं केवल पैसा कमा रहा हूं या वेल्थ बना रहा हूं? क्या मैं अपना समय बेच रहा हूं या ऐसा सिस्टम बना रहा हूं जो मेरे समय को मल्टीप्लाई कर सके? क्या मैं केवल कंज्यूमर हूं या प्रोड्यूसर भी हूं? क्या मैं केवल प्रॉब्लम्स की शिकायत करता हूं या प्रॉब्लम्स सॉल्व करता हूं? क्या मेरी इनकम केवल मेरी मेहनत पर निर्भर है या मेरे पास ऐसे एसेट्स भी हैं जो फ्यूचर में वैल्यू पैदा कर सकते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मेरी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी मुझे उस जिंदगी के करीब ले जा रही है जिसे मैं वास्तव में जीना चाहता हूं? याद रखिए, आपको रातों रात मिलियनेयर बनने की जरूरत नहीं है। आपको एक सही दिशा चुनने की जरूरत है। एक स्किल सीखिए, एक प्रॉब्लम खोजिए, एक सॉल्यूशन बनाइए, एक कस्टमर की मदद कीजिए, फिर 10 कस्टमर्स की, फिर 100 की, फिर 1000 की। अपने काम को सिस्टम में बदलिए, सिस्टम को स्केल कीजिए, प्रॉफिट को समझदारी से रीइन्वेस्ट कीजिए और धीरे धीरे अपने समय को वापस खरीदिए। क्योंकि अंत में सबसे बड़ी लक्ष्योरी कोई महंगी कार नहीं है। सबसे बड़ी लक्ष्योरी है सुबह उठकर यह तय कर पाना कि आज मैं अपना समय किस काम में लगाना चाहता हूं। यही फाइनेंशियल फ्रीडम का असली अर्थ हो सकता है और शायद यही मिलियनेयर फास्ट लेन की सबसे बड़ी सीख है। दोस्तों, अगर इस ऑडियो बुक समरी ने आपको पैसे, बिजनेस और फाइनेंशियल फ्रीडम को देखने का एक नया नजरिया दिया है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में केवल एक शब्द लिखिए, साइडवॉक। अगर आपको लगता है कि आप अभी फाइनेंशियल प्रेशर के साइकिल में हैं, स्लो लेन अगर आप डिसिप्लिन सेविंग और इन्वेस्टिंग के रास्ते पर हैं, या फास्ट लेन अगर आप बिजनेस, स्किल्स, सिस्टम्स और स्केलेबल इनकम की दिशा में बढ़ना चाहते हैं, याद रखिए, आपकी फाइनेंशियल जर्नी एक दिन में नहीं बदलेगी, लेकिन एक दिन लिया गया सही निर्णय पूरे अगले दशक को बदल सकता है। आज आप जो सीखते हैं, कल वही आपकी स्किल बन सकती है। आज जो स्किल आप विकसित करते हैं, कल वही इनकम बन सकती है। आज जो इनकम आप इंटेलिजेंटली इन्वेस्ट करते हैं, कल वही एसेट बन सकती है। और आज जो एसेट आप बनाते हैं, कल वही आपको सबसे कीमती चीज दे सकती है, फ्रीडम। अपने समय की फ्रीडम, अपने फैसलों की फ्रीडम और अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीने की फ्रीडम। मैं आपसे अगली ऑडियो बुक में फिर मिलूंगा। तब तक सीखते रहिए, वैल्यू क्रिएट करते रहिए, अपने पैसे को काम पर लगाइए और सबसे महत्वपूर्ण, अपने समय की कीमत समझिए। धन्यवाद।